नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। गजब स्थिति है, गजब हालात हैं देश की राजनीति के, देश की व्यवस्था के। पासपोर्ट को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है वो हैरान कर देने वाला बात है। ये सरकार चाहती नहीं है कि आप किसी भी तरह से भारत के नागरिक रहें, लेकिन क्या सरकार के चाहने भर से ऐसा काम हो जाएगा? ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की है मैंने अभय दुबे जी से। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ये कांग्रेस और विपक्ष के लोग कितने बचपने वाले सवाल करते हैं। पूछ रहे हैं कि भैया कि अगर पासपोर्ट को मना कर दिया गया, पासपोर्ट वैध नागरिक नहीं है, नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसमें इतना हल्ला गुल्ला मचाने की जरूरत क्या है? क्या इनको समझ में नहीं आ रहा? ये चाहते हैं कि भाई अगर जब वोटर आईडी बने तो पासपोर्ट दिखा के वोटर आईडी बना ली जाए। इतने दिन हो गए इनको ये समझ में नहीं आता कि वोटर आईडी बनने की जरूरी है कि आपकी फेसबुक पे इस बात की कम से कम 20 पोस्ट होने चाहिए कि हमारे विश्व गुरु ने पूरे दुनिया में हमारी डंका बजा दी है, बहुत सम्मान बढ़ाया है। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे 50 पोस्ट होनी चाहिए कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हम अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में भरोसा करते हैं। और ये अभी तक इस मसले पे अटके हैं कि साहब पासपोर्ट वैध है या नहीं है, पासपोर्ट मान्य है या नहीं है। पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, ये कोई वैध नहीं है अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं। ऐसा लोग मानते हैं। बंगाल में 27 लाख वोट ऐसे थोड़ी ना कटे, बिहार में लाखों वोट ऐसे थोड़ी ना कटे। अब अगर मान लो विदेश मंत्रालय कह रहा है कि पासपोर्ट कोई नागरिकता का आधार नहीं है, इतना हल्ला गुल्ला मचाने की जरूरत क्या है? और पासपोर्ट की हालत तो वैसे ही खराब है, रोज गिर रहा है दुनिया में। शायद 150 से या 154वें नंबर पे था जब कांग्रेस की सरकार रही थी। अब मुझे कल कोई बता रहा था 187 नंबर पे आ गया। काय का क्या है कि पासपोर्ट को रो रहे हैं? दुनिया में कहीं जाते हैं, मेरा दोस्त है भुवनेश दिल्ली से, कह रहा है कि जब जाते हैं विदेशों में तो बाकी विदेश के लोग आराम से जाते हैं, भारतीय पासपोर्ट को देख के ऐसे नाक भोग सिकोड़ते हैं लोग कि कौन से मुल्क से आ गए। जो पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है, एक टाइम में मोदी जी खुद कहते थे जिस पासपोर्ट की रैंकिंग गिरती है वो देश गिरता है। तो जिस तक पासपोर्ट की रैंकिंग ही गिरती चली जा रही है, 187 नंबर पे आ गया, उस पासपोर्ट को लेकर रो रहे हैं। इतना रोना क्या ठीक है? इनको ये कह दो भैया पोस्ट लिखो 10-20 हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, अब्दुल की चोटी टाइट करना ठीक है, चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। इतना हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है? देखिए, आप अपनी व्यंग्यात्मक टोन में जो परिप्रेक्ष्य पेश कर रहे हैं वो ठीक है। आपकी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का इस घोषणा के पीछे जो विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट दिवस के ऊपर घोषणा की है, वो बात सही है आपकी। लेकिन मैं इसे थोड़ा और भी ज्यादा गहराई में जाके देखता हूँ। मेरा मानना है कि इसके साथ में एक दूरगामी परियोजना, एक 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 लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो प्रोजेक्ट ये है कि अभी तक तो ये स्थिति थी कि जो भारत में पैदा होता है वो भारत का नागरिक होता है। जो व्यक्ति अपनी घोषणा स्वयं करता है कि वो भारत का नागरिक है, उसकी घोषणा मान लेता था चुनाव आयोग, और उसके बाद में अगर कोई आपत्ति होती है, कोई जांच पड़ताल के बाद पता लगता है कि भारत का नागरिक नहीं है, तब बात दूसरी है। लेकिन वो तो अपवाद स्वरूप ही होती थी, बाकी सब लोग भारत के नागरिक ही हुआ करते थे। और भारत की नागरिकता अपने आप में किसी विवाद का विषय नहीं होती थी। तो कोई इसमें कोई ज्यादा विशेष लफड़ा नहीं होता था कि कौन आदमी भारत का नागरिक है या नहीं, ये भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है, ये सब बातें कभी विवाद का विषय नहीं रही हमारे देश में। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से नागरिकता का प्रश्न जो है ना, वो विवाद का विषय बन गया है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ही मानता था कि आधार कार्ड जो है वो हमारी नागरिकता का एक प्रमाण है। एक जमाने में कहा जाता था कि हर चीज जो है वो आधार से लिंक होनी चाहिए। अगर हर चीज आधार से लिंक होगी, एक दिन मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझसे कहा कि देखिए, जब तक हम आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर देंगे, तब तक हम जब रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑनलाइन वो रिटर्न मंजूर नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे अपने आधार को पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना पड़ा। अच्छा, जहां तक पासपोर्ट का सवाल है, पासपोर्ट तो अपने आप में नागरिकता का एक अल्टीमेट, एक अंतिम प्रमाण माना जाता था। क्योंकि किसी गैर भारतीय को, एक ऐसा भारतीय जिसके बारे में सरकार को शक है कि वो नागरिक नहीं है, या उसकी नागरिकता में शक है, या वो खराब किस्म का नागरिक है, अपराध करता है, या उसके खिलाफ तमाम सारी एफआईआर है, या वो किसी मामले में जेल वेल जा चुका है, तो उसको पासपोर्ट नहीं मिलता था। क्योंकि पुलिस
से उसका वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाता था। भाई किसी को आज भी पासपोर्ट नहीं मिल सकता अब तक कि पुलिस की वेरिफिकेशन की रिपोर्ट उसकी अर्जी के साथ ना लगी हो। जब आप पासपोर्ट के लिए अर्जी देते हैं तो उसके बाद आपकी अर्जी जो है वो थाने में भेजी जाती है। थाने से एक एसआई, सब इंस्पेक्टर स्तर का व्यक्ति आता है आपके घर पे और घर पे चेक करता है कि आप वास्तव में वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्जी दी है और आपके खिलाफ उस थाने में या पुलिस के रिकॉर्ड में कहीं कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं दर्ज है। तो उसके तब आपको पासपोर्ट जारी होता है। यानी पुलिस की सहमति होती है आपको पासपोर्ट जारी करने के लिए। आधार कार्ड के लिए पुलिस की सहमति की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, पैन कार्ड बनाने के लिए पुलिस की सहमति की आवश्यकता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पुलिस की सहमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके लिए पुलिस की सहमति की आवश्यकता है। पहली बात तो सरकार जब पासपोर्ट को भी नागरिकता का अधिकार मानने से इनकार कर देती है तो उससे दो काम होते हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। पहला काम उससे ये होता है कि वो नागरिकता के सवाल को अंतिम रूप से प्रश्नांकित कर देती है। वो कह देती है कि भारत में जब तक नए सिरे से किसी की नागरिकता प्रमाणित ना हो जाए तब तक कोई नागरिक नहीं है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि उसके फेस वैल्यू पे या उसके शक्ल सूरत पे या उसके नाम से या उसके जन्म स्थान से या उसके पते से या उसके पुलिस वेरिफिकेशन से या उसके आधार कार्ड से या उसके पैन कार्ड से या उसके वोटर आई कार्ड से या उसके ड्राइविंग लाइसेंस से उसको नागरिक माना जा सकता है। ये सब चीजें उसके नागरिक बताने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या नहीं है ही नहीं, उसके नागरिक बताने का योग्य नहीं है। अब सरकार ये तय करेगी कि नागरिक बनाने का नया क्राइटेरिया क्या हो और वो सरकार अब धीरे धीरे करके नागरिकता का एक मानदंड, एक मानक नागरिकता का सामने लाएगी। फिर उसके बाद एक नई मुहिम चलेगी सारे देश में, लोग उस मानक के मुताबिक अपने आप को नागरिक जो है वो साबित करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें ये सब बातें हो सकती हैं कि भाई आपने कभी सरकार के खिलाफ कोई वक्तव्य तो नहीं दिया है, आपने कोई जन प्रदर्शन में भागीदारी तो नहीं की है, आप कभी धरना प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार तो नहीं हुए हैं, कभी आपने धारा 44 तोड़ी तो नहीं है। ये तमाम बातें होंगी उसके अंदर। पहली बात तो ये हो जाएगी इससे। दूसरी बात क्या होगी, पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो इस देश में सबसे कम लोगों के पास है। देखिए, इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड तो सब लोगों के पास है जो कि वेतनभोगी इनकम टैक्स देते हैं, वेतनभोगी हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर जो है ना, वो तो नहीं, बैंक इनकम अकाउंट टैक्स बैंक मतलब जो अकाउंट वेतनभोगी हैं, वेतनभोगी हैं उनके बैंक पास अकाउंट पैन कार्ड है। हाँ, जिनका बैंक अकाउंट खोलना है उनके पास है। जिनका बैंक अकाउंट है सबके पास पैन कार्ड है। तो पैन कार्ड तो करोड़ों करोड़ लोगों के पास है। आधार कार्ड तो देश ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई, बहुत लोगों के पास है, झुग्गी झोपड़ी वालों के पास भी आजकल आधार कार्ड है। लेकिन सबसे कम प्रतिशत इस देश में, वो अंक अभी प्रतिशत हमें याद नहीं है, वो पासपोर्ट वालों, पासपोर्ट सबसे कम लोगों के पास है इस देश में। यानी इस देश के जो खुशहाल और पैसे वाले महत्वाकांक्षी, काफी पढ़े लिखे, विदेश यात्रा करने में सक्षम, विदेश यात्रा करने के इच्छुक लोग हैं, उन लोगों के पास पासपोर्ट है। आप कह सकते हैं कि पासपोर्ट धारक जो है ना, वो 1.5 अरब की आबादी के इस देश में, इस देश का एलीट है, इस देश का विजन है। अगर आपका पासपोर्ट है तो आप इस देश के साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप उनका भी सर्वे करें तो आप पाएंगे उनमें से बहुतों के पास पासपोर्ट नहीं है। उनमें से किसी के मन में आया नहीं, वो कहते जब कभी विदेश यात्रा करने का मन होगा, जब पैसे वैसे होंगे तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। हम बनवाना ही नहीं चाहते, क्यों झंझट में पड़े पासपोर्ट बनवा। तो पासपोर्ट सबके पास नहीं है इस देश में, गिने चुने लोगों के पास पासपोर्ट है 1.5 अरब की आबादी में। यानी सरकार उन गिने चुने लोगों को भी पासपोर्ट के जरिए नागरिकता का अधिकार नहीं देना चाहती। जब इस देश के एलीट से ही नागरिकता के अधिकार का जो दस्तावेज माना जाता था, उससे उनको वंचित कर दिया गया है, तो अब आप समझ लीजिए कि इस देश में किसी की भी नागरिकता सुरक्षित नहीं है। और
मेरा मानना है कि इस पासपोर्ट दिवस पर विदेश मंत्रालय के किसी अधिकारी ने यूं ही अपने मन की तरंग में या उत्साह में भर के नहीं ये बात कह दी है। ये बात सोच समझ के कहलवाई गई है। किसी मंत्री ने नहीं कहा है, किसी पॉलिटिशियन ने क्या नहीं कहा है। अबे ये इसके पीछे रणनीति क्या है? रणनीति क्या है? क्या प्लानिंग है? इसके पीछे क्यों ऐसा रणनीति कहा है, है? इसके पीछे रणनीति है। सरकार ये मानती है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये मानता है कि नागरिकता एक सर्वसुलभ चीज नहीं होनी चाहिए। नागरिकता एक सर्वसुलभ और सहजता से सबको सुलभ चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ मानकों का उल्लंघन करता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलती भी है नागरिकता उसे चाहिए ही, तो उसे अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो आगे से इन मानकों का उल्लंघन नहीं करेगा। आपको ध्यान होगा, जबकि न्यू इंडिया का कार्यक्रम मोदी सरकार ने चलाया, तो मोदी सरकार ने न्यू इंडिया के नाम से एक शपथ जो है ना, एक शपथ तैयार की। वो 4 या 5 सूत्रों की एक शपथ थी, जो कि एक जमाने में सरकारों की और बीजेपी की वेबसाइट वगैरह पे आसानी से मिल जाती थी शपथ। उस शपथ को, मतलब वो जो आदमी चाहते हैं कि न्यू इंडिया बने, तो उसको वो शपथ लेनी होगी। वो शपथ में ये तक भी था कि आप रोजगार नहीं मांगेंगे सरकार से। उस शपथ, अगर आप नए भारत की रचना करना चाहते हैं तो आप रोजगार नहीं मांगेंगे। सरकार काम आपको रोजगार देना नहीं है। मतलब इस तरह की बातें थी उस शपथ में। जो है, हमारे मित्र हिलाल अहमद ने इसके ऊपर बाकायदा एक लेख लिखा था। इसमें वो 5 शर्तें जो थी, उनका प्रोफेसर हिलाल अहमद ने 5 शर्तों की उन्होंने व्याख्या की थी कि किस तरीके से नए इंडिया का एक नया भारत जो है वो उभर रहा है, वो इन 5 मानकों के ऊपर खड़ा होगा। सरकार लगातार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि अधिकारों पर बहुत ज्यादा जोर देना उचित नहीं है, कर्तव्यों पर जोर दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड अभय जी, संविधान में अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई आदमी अच्छा केवल अधिकारों, हाँ, अच्छा अभय जी, अधिकार मेरा ये है कि मैं राम मंदिर में जाके दर्शन कर सकूं। हर हिंदू कर सकता है। और कर्तव्य ये है मेरा कि अगर मैं ट्रस्ट में शामिल हूं तो राम मंदिर का करोड़ों रुपए का माल लेके चंपत हो जाऊं। ये अधिकार और कर्तव्य ऐसी ही परिभाषित होते हैं क्या संघ और नहीं, भाजपा में? इसके अलावा आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, और हमारे दर्शक भी उसको समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि ये मसला जो है ना, ये विदेश मंत्रालय के एक अफसर द्वारा जो कहा गया मसला है, इसके ऊपर सोशल मीडिया में सवेरे से जो बहस चल रही है, उसमें मैंने कई वीडियो देख के कोशिश की है समझने की कि लोगों का रुख क्या है इसके ऊपर। मेरा मानना है कि लोग अभी उस मंतव्य को समझे नहीं है। हमारे मित्र लोग जो हैं सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं, वो अभी उस मंतव्य को समझे नहीं है। ये कोई ऐसी छोटी मोटी यूं ही कही जाने वाली बात नहीं है। ऐसे एक जगह खबर चल रही है, मोदी और शाह फंस गए, हेडिंग लाया हुआ है, थंबनेल है, मोदी और शाह फंस गए। सारे देश में सवाल उठ रहे हैं, मोदी शाह सिर पिटाए हुए हैं। ये सिर पिटाई नहीं है, उन्होंने ये बात लिटमस टेस्ट कहने के लिए डाली है कि इसमें कितने तरह की आपत्तियां आएंगी। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि हमारा तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो क्यों होता है पुलिस वेरिफिकेशन? अब वहां सरकार ने नोट कर लिया होगा पुलिस वेरिफिकेशन एक मुद्दा है। किसी ने कहा होगा, ये सब जितनी बातें कही जा रही हैं ये सब नोट की जा रही हैं कहीं, क्योंकि इन सब बातों की लिस्ट बन जाएगी सबकी। क्योंकि वो जो नया क्राइटेरिया बनाया जाने वाला है, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद अपने बारे में कहता है कि वो एक नया हिंदू समाज बनाना चाहता है। एक ऐसा हिंदू समाज बनाना चाहता है जो अपने कर्तव्यों के ऊपर जागरूक होगा, अधिकारों पर जागरूक होगा। ये नहीं, मतलब जब आप अपने कर्तव्यों के पालन की गारंटी कर देंगे और उसको सुनिश्चित कर देंगे और उसके बारे में लिख के दे देंगे, कसम खा लेंगे, उसके बाद कुछ अधिकार भी आपको दे दिए जाएंगे। तो ये पूरा मामला इस तरीके का है। देखिए, नागरिकता की परिभाषा बदलना और केवल नागरिक आसानी से सर्वसुलभ तरीके से सब कोई नागरिक हो जाए और नागरिक के होने के अधिकारों का उपभोग वगैरह करने लगा, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। नए निजाम में, जो निजाम पिछले 12 साल से चल रहा है, ये निजाम अगर इसी तरह चलता रहा तो अभी 5-7 साल में या 10 साल में हो सकता है कि इस देश के
बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को उनकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाए और वो इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हो कि भाई हमें नागरिकता किस तरीके से प्राप्त होगी, किस तरीके से प्राप्त होगी। भाई जो लोग सोचते हैं केवल मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित किया जाएगा, वो अब उनको भूल जाना चाहिए इस बात। केवल मुसलमानों का ही सवाल नहीं है रह गया है अब ये, कहीं से किसी को भी किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू होने के और नागरिक होने के कसौटियों पर खरा नहीं उतरेगा, उसको 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 अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और नागरिकता अच्छा साबित तो करने में हाथों तले पसीना आ जाएगा उसको। अच्छा अभय जी, जो ये कर्तव्य की बात हो समय रही लगेगा है, इस करने में, ये करने में जी। वो जो है कर्तव्य की बात आप कह रहे हैं कि कर्तव्य होते हैं, तो जो संघ की डिक्शनरी में, बीजेपी की डिक्शनरी में जो तब मुझे समझ में आता है, उसमें एक कर्तव्य ये है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, सबको सम्मान करना चाहिए। जैसे आरएसएस का जो शीर्ष व्यक्ति होता है, सब मोहन भागवत जी हैं या संघ प्रमुख जो भी हैं, एक रज्जू भैया को छोड़ दीजिए तो सब ब्राह्मण होते हैं। तो अब इस तो चीज ये को ऐसे होना नहीं चाहिए रखा कि जाएगा, आप जो कह रहे हैं इस चीज को ऐसा नहीं रखा जाएगा। जो नया क्राइटेरिया बनेगा उसमें वो चीज इस मनुवाद तरीके से रखी, उस हाँ नया जो मानक बनेगा वो चीज इस तरह रखी जाएगी, आप किसी भी जात के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उसके बाद आप ब्राह्मणवाद की आलोचना नहीं कर सकते। जैसे ही सही बात है। ये ब्राह्मण जैसे ही नागरिक होने का ये मानक स्थापित हुआ, वैसे ही आप ब्राह्मणवाद की आलोचना नहीं कर सकते। सरकार तो कहेगी हम क्या गलत बात कह रहे हैं, जात के खिलाफ नहीं बोला जाएगा, दलितों के खिलाफ नहीं बोला जाएगा, ओबीसी के खिलाफ नहीं बोला जाएगा, इन सब के खिलाफ नहीं बोला जाएगा, तो ऊंची जातियों के खिलाफ भी नहीं बोला जाएगा। ये सब नाम लेके आप ब्राह्मणवाद का मतलब है कि आप ब्राह्मणों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ओके, और फिर ये कह दिया जाएगा कि धार्मिक ग्रंथ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मनुस्मृति हमारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मनुस्मृति के अनुसार संस्थान समाज चलाना चाहिए, और मनुस्मृति में तो है ये कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, मेरा मानना यह है कि मनुस्मृति वगैरह में सरकार की इतनी रुचि नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी मनुस्मृति में इतनी रुचि नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पुराने किस्म के समर्थक हैं, यानी बहुत से नए समर्थकों के मन में भी पुरानी बातें हैं, वो मनुस्मृति ज्यादा कहते रहते हैं। अगर आप विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर देखें तो आप पाएंगे अशोक सिंघल का उसमें एक पत्र है, मिलेगा आपको। मैंने किताब लिखी थी तब देखा था, तब वो था पत्र वहां पे, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि हम लोग मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति में विश्वास नहीं करते, और हम लोग तो गीता में विश्वास करते हैं और हर एक को दीक्षा देने में विश्वास करते हैं। हम लोगों को ये आधुनिक समाज की रचना के लिए मनुस्मृति वगैरह जो है वो कोई याज्ञवल्क्य स्मृति ऐसी स्मृतियां आवश्यक नहीं है। ये उसके अंदर लिखा हुआ था, उसके अंदर है। अगर ये है तो हर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण क्यों होता है? राम मंदिर का पुजारी कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, ब्राह्मणों में ऐसे क्या सुरखाव के पर लगे हैं? मेरा कहना यह है कि वो बात भी देखिए, वो पुराने किस्म के जो संघी होते थे वो इस बात पे ज्यादा जोर दिया करते थे। आजकल तो स्थिति है, नरेंद्र मोदी को देखिए आप, नरेंद्र मोदी तो ब्राह्मण नहीं है पैदाइश से, है? तो नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो तो पुजारी का काम है प्राण प्रतिष्ठा करना, किसी संत का काम है, किसी ब्राह्मण का काम है प्राण प्रतिष्ठा करना। हाँ, तो शंकराचार्यों को बाहर कर दिया। हाँ, वो बाहर कर दिया। अब योगी आदित्यनाथ तो जात से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो महंत बने हुए हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं वो योगी आदित्यनाथ। तो वो हिंदू धर्म में ये सब जो पौरोहित्य है, मतलब पौरोहित्य है जिसके ऊपर आमतौर पर माना जाता है कि ब्राह्मणों का उसमें अधिकार है, ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। अब दूसरी जातियों के लोग भी जगह जगह पुरोहित बनाए जाने लगे हैं, उनके अपने मंदिर होते हैं, अपने संस्थान होते हैं। जैसे गोरखपीठ है, हजारों साल पुरानी संस्था है गोरखपीठ, तो गोरखपीठ का तो कोई महंत ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है, सब ठाकुर ही होते हैं गोरखपीठ के महंत। आप देखिए, चाहे दिग्विजय सिंह जी रहे हों, चाहे ये इनसे पहले जो थे, जो इनके योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, वो रहे हों, योगी आदित्यनाथ सारे के सारे राजपूत हैं। इस तरह आपको कई जगह मिलेगा। बहुत लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि अनिवार्य तौर पर जन्मना ब्राह्मण हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नया हिंदू धर्म बनाना चाहता है। उस नए हिंदू धर्म के तहत वो चाहता है कि जितनी भी हिंदू धर्म की संस्थाएं हैं, पूजा संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर उसका कब्जा हो। वो राम मंदिर पर कब्जा करके इसी तरह से सारे देश में उस कब्जे को फैलाना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नया नागरिक बनाना चाहता है। वो नागरिक जरूरी नहीं कि जो अभी तक संविधान के तहत जिसको नागरिकता प्राप्त है, मतलब वो उस तरीके से हो। वो अभी देखिए,
आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, देर सवेर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि ये लोग नागरिकता की एक नई संहिता लेकर ना आए। ये लोग जरूर आएंगे इसके लिए। तो उसमें तो ये जब होगा कि आपको नागरिकता की आपको अब्दुल की नागरिकता की नई संहिता लेके आएंगे तो इन्हें फिर सीए वगैरह करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसमें ये होगा कि आपको अब्दुल की छुट्टी टाइट करनी है। उसमें अब्दुल के पास से किसी भी किस्म की राजनीतिक पहलकदमी के अधिकार वो नागरिकता छीन लेगी, लिखवा क्या कर रख आपको लिया लगता है जाएगा। कि अब्दुल से लिखवा कर रख लिया जाएगा। मुसलमानों को वोट देने के राइट से भी वंचित वोट किया जाएगा क्या? वोट देने के अधिकार उन मुसलमानों को मिलेंगे जो अंडरटेकिंग देने को तैयार हो जाएंगे। मतलब कहना मुसलमानों क्या है, को मतलब छोड़ दीजिए, आप तो मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, मुझे चिंता हिंदुओं की है संजय जी। पिछड़ों और दलितों की है। मुसलमान तो देश में 15-16% है। मुझे हिंदुओं की चिंता है, उनको भी अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। किस तरह की? आपको तो निश्चित रूप से देनी पड़ेगी। आपको, क्यों? मुझे भी देनी मेरे पड़ेगी द्वारा? अंडरटेकिंग। ये लोग बहुत, भाई हम लोग तो लगातार इस तरह की बातें बोलते हैं। हमारे ऐसे लोगों को नागरिक क्यों होना चाहिए इस देश का? हम और आप, हमारी और आपकी तो जिंदगी गुजर रही इस तरह की बातें करने पे। चले उसी देश में, कौन सा देश था मुझे नाम भी याद नहीं था, मिनोवानिया क्या था, वहां जाके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डांस कर रहे थे, उसका नाम याद है आपको, उस देश का जहाँ पे गए थे? एक तो प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे देशों में वो आते हैं, नाम भी याद नहीं है आपको, याद है नाम? वो बड़ा अजीब सा नहीं नाम था मुझे याद उसका, देश का बड़ा मुझे अजीब याद सा। वो उसके पैर छू लिए थे उसने, और हमने नक्शे में देखा था ये भी दुनिया का कोई देश है। तो फिर हम्म। चले क्या अभय जी उसी देश में कहीं पे, क्योंकि यहाँ तो हम लोग नागरिक बचेंगे नहीं कुछ दिनों बाद आपके हिसाब से। हाँ, तो लेकिन देखिए, क्या आज हम लोगों ने चर्चा की है संजय जी इस सवाल के ऊपर, जो पासपोर्ट के बारे में, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इस बारे में देखिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि आपको जल्दी ही इस विषय पे और भी कई चर्चाएं करनी पड़ेंगी, क्या क्योंकि बात भारत यहाँ के तक नहीं होगी, या तो सरकार इसका खंडन कर देगी, उसने उस विदेश मंत्रालय के अधिकारी का मतलब ये नहीं था, और वो जो जो पासपोर्ट है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसको वो गैर नागरिकों को, भाई एक नकारात्मक रूप से एक ये भी तो वक्तव्य आया है कि भाई कानून में लिखा हुआ है कि पासपोर्ट ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो भारत का नागरिक नहीं हो। तो इस तरीके से हर ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट मिलता है जो भारत का नागरिक हो। इस तरह से वो नागरिकता का एक दस्तावेज हो गया। तो ये सब बातें सरकार नोट कर रही होगी कि कितने तरह के तर्क इस सवाल पे आएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता की एक नई संहिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रणनीतिकार कहीं किसी कोने में बैठे इस वक्त तैयार कर रहे होंगे। उसके ऊपर इतनी जल्दीबाजी नहीं है, वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर उसको लाएंगे सामने। भारत का ये होके लोकतंत्र रहेगा, स्वीकार भारत का लोकतंत्र और इन स्वीकार लोगों कर पर लेगा सत्ता इस रहित होके रहेगा, इन लोगों पर सत्ता रहित होके रहेगा। भारत का लोकतंत्र स्वीकार कर लेगा इस गुंडागर्दी को? भारत के लोकतंत्र ने पिछले दिनों ऐसी ऐसी बातें स्वीकार कर ली हैं जो जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि कभी स्वीकार करेगा भारत का लोकतंत्र। ज्ञानेश कुमार की गंगा। हाँ बताइए, चुनाव आयोग कभी इस तरीके से बनाया जाएगा, चुनाव आयुक्तों का चयन इस तरीके से होगा, हम लोगों ने कभी सोचा था? हम लोगों ने कभी सोचा था कि चुनाव संहिता है, आदर्श चुनाव संहिता है, वो इस तरीके से नख दंत विहीन कर दी जाएगी, पूरी तरीके से टूथलेस हो जाएगी? ये हम लोगों ने कभी सोचा था? बहुत कुछ इस देश में ऐसा हो गया है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, उधर राहुल गांधी छात्रों की क्रांति की बात कर रहे हैं, एक नया मूवमेंट शुरू करना चाह रहे हैं, इसके क्या परिणाम देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी ने एक नई डगर चुनी है। वो मान रहे हैं कि ये लड़ाई उनकी लंबी है, ये कोई एक चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है। वो एक डगर उन्होंने लंबी चुनी है, उसकी तरफ वो बढ़ गए हैं, कदम बढ़ा दिए उन्होंने, और वो कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अन्य गैर भाजपा दल हैं वो इस लड़ाई में उनके साथ नहीं है। कम से कम अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़े उनके साथ आते हुए। वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं इसका, लेकिन वो उस राहुल गांधी के साथ नहीं। तो वो ये एक, अगर और दल भी जुड़ जाएंगे उनके साथ तब ये लड़ाई ज्यादा बेहतर हो पाएगी। अभी तो कांग्रेस अकेली है, एनएसयूआई अकेले ही इस सवाल पे आंदोलन चला रही है, और कोई पार्टी आंदोलन भी नहीं चला रही है। और जो छात्रों की गूंज वाला सवाल राहुल गांधी ने उठाया है, किसी और पार्टी को इसमें दिलचस्पी नहीं है, कोई नहीं उठा रहा है इसको, सवालों को। उसकी एक भी वजह है कि बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे कॉलेज हैं, इस तरह की तमाम जो है वो उसमें सब नेता लोग ही चलाते हैं उनको, उन्हीं का पैसा लगा हुआ है उसके अंदर। तो
पार्टियां ये भी सोचती हैं कि हम ही ये आंदोलन चलाने लगेंगे तो जो हमारे बड़े नेता वगैरह इसमें माल कमा रहे हैं, इसमें पैसा ऐसा लगा के तो वो उनका क्या होगा। तो बहुत सारी समस्याएं इन लोगों के साथ हैं। ठीक बात है भाई जी, और ये सारे ज्वलंत मुद्दे जिस पे हमने बातचीत की, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे समय दिया। ये थे अभय दुबे जी और एक हॉट हमने बातचीत की। आप बताइए क्या इस देश में मनुस्मृति लाई जा सकती है? क्यों संघ का प्रमुख ब्राह्मण होगा? ब्राह्मणों में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? आपको वोट चाहिए पिछड़ों के, दलितों के, लेकिन आप अच्छी-अच्छी जगह बैठाएँगे ब्राह्मणों को। मंदिर के राम मंदिर का पुजारी क्यों ब्राह्मण होता? एक दलित को बना दीजिए, देखिए क्या संदेश आएँगे। पासपोर्ट की आप कह रहे हो पासपोर्ट वैलिड नहीं है, तो दुनिया में वैलिड है क्या? भारत में नागरिकता लेना अब मुश्किल होता जा रहा है। क्या भारत छोड़ के चले जाएँ? आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।